नमस्कार साथियों, मित्रों, प्यारे बच्चों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारा जो विषय चला हुआ है भारत के संविधान से एक परिचय, उस सीरीज में भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के क्लोज 1 की हमारी चर्चा चली हुई थी। और उस चर्चा में हमने बताया था कि अनुच्छेद पहले तो 13 को सारा समझा दिया था। उसके बाद हमने कहा कि क्लोज टू क्लोज उसके जो है क्या क्या उसमें है उसके बारे में हम समझाएंगे। तो हमने जुडिशियल रिव्यू में की जो करैक्टरिस्टिक्स है वो हमने बताया। अब हम जो बचे हुए 4 हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स और थ्योरी, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के जो क्लोज 1 है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज यानी कि संविधान की पूर्व विधियां के संबंध में उसमें करैक्टरिस्टिक्स हैं कि वो भूतकालिक विषय पर लागू नहीं होता। अगर कोई घटना इसके बारे में बताएंगे। दूसरा, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। दूसरा, रूल ऑफ सेवरेबिलिटी का सिद्धांत इसमें है। और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, इसका सिद्धांत भी इसी क्लोज 1 से निकला है। अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है कि अनुच्छेद 13 का प्रभाव 13(1) का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, नोट रेट्रोस्पेक्टिव। ये क्या मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, जिस किसी ने कोई अपराध भारत के संविधान के निर्माण होने के पहले की जो विधियां थी उनके अंतर्गत किया है, और वे विधियां भारत के संविधान के लागू होने के बाद में भारत के मूल अधिकारों के प्रभाव के कारण वॉइड हो गई हैं, तो भी जो उन विधियों के जो प्रचलित उस समय विधि थी, लॉ थे, उनके प्रभाव के कारण जिस किसी ने कोई अपराध किया है, उस पर कोई मुकदमा चला हुआ है, तो उसका जो प्रभाव है वो संविधान निर्माण होने के कारण और वो जो मूल अधिकार सामने आ जाने के कारण वो अवैध नहीं होंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होंगे। क्योंकि जिस दिन से संविधान बना है उस डेट से आगे के जो कोई भी उन विधियों के कारण कोई अपराध हुआ है निर्माण संविधान होने के बाद में, तो वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। इस संदर्भ में कई केसेज हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण केसेज आया वो केशव माधव मेनन बनाम मुंबई राज्य AIR 1951, भारत के संविधान लागू होने के तुरंत बाद जो है ये केस आया। और ऐसा ही रविंद्रनाथ बनाम भारत संघ AIR 1970 का केस आया। इसमें क्या था मामला ये था कि 1949 में प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931 के अंतर्गत अपराधी के विरुद्ध एक पत्रक छपने के कारण अभियोग चलाया गया। उस अधिनियम के अधीन ऐसा पत्रक छापना एक दंडनीय अपराध था। न्यायालय में कार्यवाही चल रही थी कि संविधान लागू हो गया। अपराधी ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया कि 1931 का एक्ट अनुच्छेद 19(1) के सब क्लोज क के अंतर्गत दिए गए
अभिव्यक्ति की आज़ादी मूल अधिकार से असंगत है, अतः शून्य है, वॉइड है। अतः उसके विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही थी वो लागू कार्रवाई जो चालू जो है वो नहीं रखी जा सकती। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उनके मामले में अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा, क्योंकि अपराध संविधान लागू होने से पहले किया गया था। अतः सन 1949 में प्रारंभ की गई कार्रवाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि मूल अधिकार संविधान के लागू होने के दिन से ही परिवर्तित हुए हैं, इसलिए संविधान पूर्व विधियां से उनकी असंगति का प्रश्न उसी दिन से ही उत्पन्न हुआ माना जाएगा। ऐसी विधियां संविधान के लागू होने के पश्चात मूल अधिकारों के विरुद्ध हो जाने के कारण वॉइड शून्य होंगी। अनुच्छेद 13 ऐसी असंगत विधियों का प्रवर्तन को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना उसके भूतलक्षी प्रभाव का प्रदान कर देना जो उन्हें नहीं दिया गया है। किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं कि यदि संविधान लागू होने से पहले किसी अधिनियम में कोई विभेदनकारी प्रक्रिया दी गई है तो वह प्रक्रिया संविधान लागू होने के बाद संविधान के पहले अर्जित अधिकारों और दायित्वों का क्रियान्वित करने के लिए लागू की जाएंगी। यद्यपि संविधान लागू होने से पहले अर्जित सारभूत अधिकार और दायित्वों का परिवर्तन करने का अधिकार यथावत बना रहता है, किंतु कोई व्यक्ति इस अधिकारों का दायित्व किसी संविधान पूर्व प्रक्रिया के अंतर्गत परिवर्तित करने का दावा नहीं कर सकता, जो संविधान के उपबंधों के लागू होने के कारण असंगत हो गई। मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि कोई भी काम, कोई भी अपराध जो भारत के संविधान निर्माण होने से पहले जो प्रचलित कानून थे उनके तहत कोई प्रक्रिया चल रही है, तो भारत के संविधान निर्माण होने के कारण जो अधिकार मिले हैं उनसे अगर वो असंगत भी है तो भी, क्योंकि मूल अधिकारों का जो सृजन हुआ है वो तो जिस दिन से संविधान लागू हुआ उस दिन से है, उससे पहले के बातों पे नहीं है। इसलिए उन पे यथावत जो भी प्रक्रिया चली हुई है, जो भी अपराध की प्रक्रिया न्यायालय में चली गई, वो चलती रहेंगी। इसलिए ये जो है संविधान जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो विधियां हैं वो भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती, यानी कि अनुच्छेद 13 जो है वो नोट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। अब आगे आता है रूल ऑफ सेवरेबिलिटी। रूल ऑफ सेवरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में अक्सर लोग विद्यार्थियों से पूछ लिए जाते हैं, या जुडिशरी और आईएएस के जो मेन एग्जाम होते हैं उनमें भी ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है। अब ये क्या चीज है? ये क्या है? अगर कोई भारत में कोई लॉ है और वो भारत के संविधान लागू होने के बाद में कोई अधिनियम बना है, तो अब उस अधिनियम को चेक करने की जो अधिकार है, उसकी संवैधानिकता को जांच करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 13 में भारत की न्यायपालिका को दिया गया है कि वह यह जांच करे कि ये भारत के मूल अधिकारों से असंगत तो नहीं है। अगर कोई विषय उसके उपबंध जो उस अधिनियम में हैं वो भारत के संविधान के मूल अधिकारों से असंगत है, तो उतना पोर्शन, उतने उपबंध जो भारत के मूल अधिकारों से असंगत है उनको असंवैधानिक करार दिया जाता है, और जो शेष बचा हुआ जो अधिनियम है वो संवैधानिक माना जाएगा।
बशर्ते शर्त यह है कि उसका जो उद्देश्य है वो खत्म ना हो जाए। अगर मान लो हमने वो पोर्शन निकाल दिया तो उसका उद्देश्य ही खत्म हो जाए तो संपूर्ण ही अधिनियम व असंवैधानिक मान लिया जाएगा। तो ये थ्योरी ऑफ सेवरेबिलिटी है। अब हम इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताएं कि जब किसी अधिनियम का कोई एक भाग असंवैधानिक होता है तब प्रश्न यह उठता है कि क्या उसे पूरे अधिनियम को ही शून्य घोषित कर दिया जाए या केवल उसी भाग को अवैध घोषित कर दिया जाए जो उपबंधों से असंगत है। तो ऐसे मामले से निपटने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय ने पृथक्करणीयता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अधिनियम का अवैध भाग उसके शेष भाग से बिना विधानमंडल के आशय उद्देश्य अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना अलग कर लिया जा सकता है तो केवल मूल अधिकारों से असंगत वाला भाग ही अवैध घोषित किया जाएगा, पूरे अधिनियम को नहीं। अनुच्छेद 13 में जो प्रयुक्त असंगति या विरोध की सीमा तक वाक्यांश से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम के केवल वे भाग ही अवैध घोषित किए जाएंगे जो मूल अधिकारों से असंगत है या विरोध में है, संपूर्ण अधिनियम नहीं। ये कासिम रिजवी बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद के मामले में ये सब जो बातें हैं ये सब कही गई थी। अब बात आती है AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1976। ये 1950 का केस था। इसमें मामला जो था निवारण निरोध अधिनियम 1950 की धारा 14 की विधि मान्यता को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की विधि मान्यता की जांच करने की न्यायालय की शक्ति ले ली गई थी। उच्चतम न्यायालय ने धारा 14 को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि इस धारा को अलग कर देने से उसकी प्रकृति, संरचना और उद्देश्य पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए धारा 14 को अवैध घोषित कर देने से अधिनियम का शेष भाग विधि मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो निवारण निरोध अधिनियम जो 1950 की धारा 14 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया, क्यों करार कर दिया गया? क्योंकि वह न्यायालय की जांच की जो परिधि थी उसको ही उससे बाहर कर रहा था। अभी न्यायालय अगर हमने कोई उसमें डाल दिया निवारण निरोध अधिनियम में, प्री डिटेंशन लॉ में, तो कोई भी न्यायालय उसको जो है न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा कि वो क्यों हमने अंदर डाल दिया। तो ये बात जुडिशियल पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के विरुद्ध थी और न्यायालय के अधिकार जो प्राइमरी अधिकारिता है कि भाई कि ये किसी को ये जांचना कि उसका जो गिरफ्तारी है वो वैध है या अवैध है, वो उसकी शक्ति को ही खत्म कर रही थी। तो ये जो है भारत के जो मूल अधिकार है उनसे असंगत था, इसलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, ना कि पूरे ही एक्ट को। भाई आप किसी भी व्यक्ति को जो देश के लिए हानि पहुंचा सकता है उसको आप अंदर डाल सकते हैं जेल में, लेकिन ये तो जांचना पड़ेगा कि मामला क्या है, वो आपने सही अंदर डाला है या गलत डाला है, उसका अपराध क्या है, ये तो जांचने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को होना चाहिए। तो अब अगला केस आता है मुंबई राज्य बनाम बालसारा बालसारा का जो केस था वो था 1951, AIR 1951 का केस था। और ऐसा ही स्टेट ऑफ बिहार बनाम कामेश्वर 1982 का केस है। इसमें क्या था, इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि भाई इस मामले में मुंबई राज्य प्रांत में मद्य निषेध अधिनियम 1949 के कुछ उपबंधों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, जो शेष अधिनियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, अतः वह वैध बना रहा। इसका एक अपवाद भी है, यदि वैध भाग अवैध भाग से इस प्रकार अभिन्नता से जुड़ा गया है कि वैध भाव निकाल दिया जाए तो अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाता है या शेष भाग का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रह जाता, तो न्यायालय पूरे अधिनियम को ही असंवैधानिक घोषित कर देगा। विधानमंडल का आशय इस बात की निर्णय की कसौटी है कि
जो संविधि का जो अंश, जो वैध अंश है, वो अवैध अंश से किस प्रकार से, किस उद्देश्य से वो उसका अलग किया जाना जो है वो उद्देश्य के योग्य है या नहीं है। ऐसा ही एक केस जो है रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 का केस है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जहां की विधि का आशय मूल अधिकारों पर निलंबन लगाने का प्राधिकार देना है और वह ऐसी व्यापक भाषा में है जो संविधान द्वारा विहित सीमाओं के अंदर और बाहर दोनों प्रकार के निर्बंधनों में आती है, तो जहां दोनों को पृथक करना संभव नहीं है वहां पूरे अधिनियम को ही अवैध घोषित किया जाएगा। और जब तक कि ऐसे प्रयोजनों के लिए जो संविधान द्वारा अनुमोदित नहीं है, इसके लागू होने की संभावना को दूर नहीं किया जाता, तब तक उस विधि को पूर्णतः असंवैधानिक एवं शून्य घोषित किया जाना आवश्यक है। यानी कि अब तक जो हमने बताया वो जो है उसमें इन न्यायालय के केसों के आधार पे वो उसका आशय आगे जो है RSDC बनाम भारत संघ 1957 के मामले में भी ऐसे ही आया। उसके सामने पुनः विचारार्थ आया कि मामले में पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम की धारा 2 की संवैधानिकता पर आपत्ति उठाई गई। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जुआ की जो प्रकृति की प्रतियोगिता थी उन पर निर्बंध लगाने का था, किंतु भाषा इतनी व्यापक थी कि इसके अंतर्गत ऐसी प्रतियोगिता जिसमें कौशल भी शामिल था आ जाती थी। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अधिनियम के उपबंधों को अधिनियम के उपबंध पृथक करने योग्य थे और केवल उन उपबंधों को निकाल दिया गया जिसके अंतर्गत कौशल वाली प्रतियोगिता भी आती थी। इस प्रकार न्यायालय ने रोमेश थापर में दिए गए अपने निर्णय को प्रभावी रूप से संशोधित कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि जहां मूल अधिकारों से असंगत उपबंध ऐसी व्यापक भाषा में हैं जिसके अंतर्गत संविधान द्वारा अनुमोदित सीमाओं के अंतर्गत या बाहर दोनों प्रकार से जो निर्बंधनों को शामिल करते हैं, उन्हें संविधान द्वारा अनुमोदित सीमाओं के अंदर लागू नहीं किया जा सकता, तो उनको शून्य घोषित करना आवश्यक होगा। संक्षेप में RSDC मामले में निर्णय जो था कि जहां अवैध अंश को निकाल देने के पश्चात भी जो शेष बचता है वह एक पूर्ण अधिनियम बना रहता है, तो पूरे अधिनियम को अमान्य घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में निर्णायक तत्व यह है कि विधानमंडल का आशय क्या था, अर्थात क्या किसी अधिनियम की विधि मान्य अंश को अविधि अंश घोषित कर दिया जा सकता है या नहीं। यदि शेष अधिनियम को संशोधित किए बिना ही परिवर्तित नहीं किया जा सकता तो पूरे अधिनियम को अवैध घोषित कर देना चाहिए। पृथक्करणीयता की तथ्य जो बातें हैं वो फैक्ट का जो विषय है, आकार का नहीं। और विधानमंडल का आशय को समझने के लिए विधि निर्माण के इतिहास, उद्देश्य, शीर्षक और प्रस्तावना आदि की बातों पर विचार करना आवश्यक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कर विधि, टैक्सेशन। जब कुछ वस्तुओं पर कर लगाए जाते हैं तो उनमें से कुछ को कर से छूट देने की बातें की जाती हैं, तो उनका वही अंश अवैध घोषित किया जाएगा जो मूल अधिनियमों से असंगत है, पूरे कर विधि को नहीं। तो इस प्रकार से पृथक्करण के सिद्धांत को हमने भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के छाया में हमने देखा कि भाई
पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई विचार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने आता है कि प्रश्न यह है कि जो ये अधिनियम है इसके कुछ उपबंध भारत के जो संविधान के मूल अधिकारों से असंगत हैं, विरुद्ध हैं, तो तब क्या किया जाए? क्या पूरे अधिनियम को खत्म कर दिया जाए या उसके उस अंश को निकाल के अलग कर दिया जाए, पृथक कर दिया जाए जो मूल अधिकारों से असंगत है? अब प्रश्न ये उठता है कि अगर उस जो उपबंध है जो मूल अधिकारों से असंगत है, अगर उसको निकाल दें तो बचे हुए अधिनियम का क्या उपयोग हो सकता है? क्या जो उसका जो बनाने जो उस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य है वो बना रहेगा? तो ठीक है। अगर हम उस उपबंध को निकाल देते हैं तो वो जो अधिनियम जिस काम के लिए बनाया गया था उसका उद्देश्य ही विफल हो जाता है, तो पूरे अधिनियम को ही हम असंवैधानिक घोषित कर देंगे और कहेंगे कि भाई इसको इस दोबारा से बनाइए। वो कह देंगे भाई असंवैधानिक है और ये जो है हम इसको उस पोर्शन को, वो पोर्शन इतना जुड़ा हुआ अधिनियम से इस प्रकार से उसके उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर अलग किया जा सकता है तो वह संविधान जो है अपना काम कर सकता है, तो पूरे अधिनियम को समाप्त करने की, असंवैधानिक घोषित करने की बजाय उतने ही पोर्शन को उससे अलग कर लिया जाएगा। इतना है ये जो है पृथक्करण का सिद्धांत। अब इसकी जो आखिरी जो विषय है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसको कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत। ये क्या है इसको समझते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब होता है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 के उपबंध 1 पर आधारित है। अनुच्छेद 13 के उपबंध के अनुसार संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होंगी जब तक कि वे मूल अधिकारों से असंगत है। मतलब क्या है कि वो तब तक अवैध रहेंगी जब तक कि वो मूल अधिकारों से असंगत है। तो इतनी सी बात उस अधिनियम के ऊपर एक छाया बन के उसको ग्रहण लगा देती है, और जो वे बातें हैं कि तब तक के लिए वो अवैध होंगी कि वो मूल अधिकारों से असंगत है, उस बात को उस संविधान में या भारत के जो संविधान के अंदर ही कोई संशोधन कर लिया जाता है, तो या कानून के द्वारा उसमें उस अधिनियम में इस प्रकार से संशोधन कर लिया जाता है कि वह जो ग्रहण है, वो जो असंवैधानिक का जो ठप्पा है वो खत्म हो जाता है, तो वो छाया जो है वो हट जाती है, और वह सिद्धांत वो जो एक्ट था, जो कानून था, वो यथावत जो मृतप्राय पड़ा था वो पुनर्जीवित हो जाता है और अपना कार्य करने लगता है। जैसे जब किसी भी या सूरज पे या चंद्रमा पे जो ग्रहण लगता है, जब उसकी छाया बीच में जो ग्रह आ जाता है, उसकी छाया जो है उस जिस पे ग्रहण लगता है वो जो है पड़ जाती है, तो उसमें अंधकार छा जाता है, और जैसे ही वो अपनी गति पूरी करके आगे निकल जाता है, वो छाया जो है वो बीच का जो ग्रहण था वो खत्म हो जाता है, तो पूरा दोबारा से पूरे संसार में प्रकाश होने लगता है। तो इसका जो इसी को कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। तो ऐसी विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होती, बल्कि अधिकारों को परिवर्तित हो जाने के कारण वे मृतप्राय हो जाती हैं और उनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। ऐसे कानून बिल्कुल लुप्त नहीं होते, वे मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाते हैं और सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। संविधान लागू होने के पूर्व के सभी समव्यवहारों का उनका अस्तित्व यथावत वैध बना रहता है, और ऐसी विधियों के अंतर्गत अर्जित किए गए अधिकारों और दायित्वों को परिवर्तित किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1954
मामले में समस्या यह का निराकरण के लिए उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी भीकाजी के मामले में ही ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अब ऑब्जेक्टिव टाइम में आपसे पूछ लिया जाता है कि आच्छादन का सिद्धांत किस उच्चतम न्यायालय के केस में प्रतिपादित किया गया, तो उसका उत्तर है भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। तो इस मामले में एक संविधान पूर्व अधिनियम बरार मोटर यान अधिनियम 1947 राज्य को मोटर व्यापार को अधिकृत करने की शक्ति प्रदान करता था। जब अधिनियम बना तब तक वह विधि मान्य था, किंतु 1950 में संविधान लागू होने के बाद शून्य हो गया, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19(1) का वह उल्लंघन करता था कि जो नागरिकों को जीविका, पेशा, व्यापार या वाणिज्य करने का मूल अधिकार प्रदान करता था। परंतु सन 1951 में संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम में 19(1) में संशोधन किया गया और राज्य को किसी व्यापार में एकाधिकार सर्जित करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। तो उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम द्वारा उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि संशोधन के परिणाम स्वरूप मृतप्राय विधि पुनः संजीव हो उठी है, क्योंकि संविधान ने उस पर मूल अधिकारों के आच्छादन को हटा दिया है और विधि को सभी दोषों और जो अयोग्यता थी उनसे निर्मुक्त कर दिया गया है। ऐसी विधि केवल उस समय के लिए ही मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती हैं, किंतु जैसे ही उन आच्छादन को हटा दिया जाता है तो वह संजीव हो उठती हैं और वह उसी दिन से परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसी विधि को फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इतना सा जो है सिद्धांत है वो है इक्लिप्स का सिद्धांत। एक इसमें जो आखिरी विषय आता है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, अभित्याग का सिद्धांत। अभित्याग का सिद्धांत वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता। बेहराम खुर्शीद बनाम मुंबई राज्य AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 146 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जो है अभित्याग का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की व्याख्या करने में लागू करता है, भारतीय संविधान के भाग 3 के उपबंधों के निर्वचन में लागू नहीं होता। जो भाग वह अमेरिका के उसमें लागू होता है, व्याख्या करने में लागू होता, भारत के संविधान में लागू नहीं होता। अतः एवं कोई भी व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों को छोड़ने के लिए, अपने को दोषी बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मूल अधिकार केवल व्यक्तिगत हित के लिए ही नहीं वरन लोक नीति के आधार पर भी जनसाधारण के अपने हित के लिए संविधान में समाविष्ट किए गए हैं। अतः अभित्याग का सिद्धांत उन अधिकारों पर लागू नहीं होता जो एक नागरिक राज्य से यह नहीं कह सकता कि राज्य उसके प्रति भेदभाव का बर्ताव कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 इस बात को वर्जित करता है। समता का अधिकार दे रखा है। अगर कोई कहे कि मेरे से भेदभाव कर लो तो यह जो है बातें वो राज्य को शक्ति नहीं देता। ऐसा ही और भी एक केस था विशेषर नाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर AIR 1959 के मामले में इस विषय पर उच्चतम न्यायालय ने विस्तार से विचार किया कि इस मामले में केंद्रीय आयकर अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध एक आयकर जांच आयोग नियुक्त किया गया था, जिसमें यह पाया कि अपीलार्थी ने एक बहुत बड़ी रकम छिपाई थी और उसने आयकर उस पर नहीं चुकाया था। इसके पश्चात अपीलार्थी ने आयकर अधिकारियों के साथ आयकर और जुर्माने के रूप में 3 लाख रुपए की किस्तों को चुकता करने का समझौता किया। इस समझौते
यह समझौता 1954 में किया गया था। सन 1955 में मुथैया बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर AIR 1956 की मामले में आयकर अधिनियम की धारा 5(1) को अनुच्छेद 14 के अंतर्गत असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तब अपीलार्थी ने इस रकम के संबंध में जिसे उसने चुकता करने का समझौता किया था आपत्ति उठाई। आयोग की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि यह मान भी लिया जाए कि उक्त अधिनियम की धारा 5(1) अवैध है, तो भी अपीलार्थी ने आयोग के साथ आयकर चुकता करने के लिए समझौता किया था और अनुच्छेद 14 में निहित अपने स्वेच्छा अधिकार को स्वेच्छा से ही छोड़ दिया। अतः अब उसका दावा वह नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय ने यह तर्क दिया कि कोई भी नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। ये अधिकार न केवल व्यक्तिगत हित के लिए संविधान में निहित किए गए हैं, वरन लोक नीति के रूप में भी पूरे समाज के हित के लिए प्रतिष्ठित किए गए हैं। ये संविधान द्वारा राज्य पर लगाए गए कर्तव्य और कोई भी व्यक्ति राज्य के ऐसे कर्तव्यों से मुक्त नहीं कर सकता। भारत की बहुसंख्यक जनता गरीब और अशिक्षित है और उनमें अपने अधिकारों के प्रति राजनीतिक चेतना का अभाव है। वे स्वयं अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं। इन परिस्थितियों में न्यायालय का यह परम कर्तव्य है कि जनता के अधिकारों के लिए उनके विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करे। न्यायालय ने स्पष्ट किया और यह कहा कि अभी तक का अमेरिका का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने डिटेल में ये जो है भारत का अनुच्छेद 3(1) उसको हमने पढ़ाया, समझा, जो भारत के संविधान लागू होने से पहले की विधियों पर लागू होता है। यानी कोई बात जो प्रचलित थी वो भारत के संविधान लागू होने पर जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई थी, उनके विषय में था। अब अगला जो क्लोज है, जो अनुच्छेद 13(2) है, वो है भारत के संविधान लागू होने के बाद जितने भी कानून बनेंगे उनके विषय में है, उनके संवैधानिक के विषय में आएंगे कि भाई वो जो हैं वो अवैध माने जाएंगे अगर वो भारत के संविधान से असंगत हैं तो उनको जो है वो संविधान पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के विषय में हम आगे जो है अगली वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को आप ध्यान से देखें। हमने जो है पूरी कोशिश करी गई है कि इसको पूरी तरीके से हम आपसे परिचित कराएं। हमने जो पहला जो था विषय वो ये बताया कि भारत का जो संविधान है वो भूतलक्षी नहीं है। यानी कि जिस डेट से भारत का संविधान 1950 से लागू हुआ तो 1950 के बाद के जितने भी क्रियाकलाप हैं उस दिन से ये मूल अधिकार जो हैं वो लागू माने जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध जो है 1950 से पहले किया है जो उन समय की प्रचलित विधियों के अनुसार, तो वे यथावत जारी रहेंगे। ये तो है ये पहला कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13(1) क्लोज 1 पे जो है वो ये जो है नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। दूसरा था रूल ऑफ सेवरेबिलिटी। रूल ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है? एक लाइन में कहें तो किसी अधिनियम का वह भाग जो मूल अधिकारों से असंगत है उसको निकाल कर अलग कर देते हैं और जो पूरा अधिनियम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करते तब तक कि वो इतनी तरीके से उलझा ना हो कि उसको निकालने से वो अधिनियम का उद्देश्य ही विफल ना हो जाए। तो ये है सेवरेबिलिटी। अब है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है वो ये कहती है कि अगर संविधान लागू होने से जो पहले जो विधियां थी वे अवैध हो जाती हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती हैं भारत के मूल अधिकारों के कारण से,
तो अगर वो जो भारत के संविधान में संशोधन कर दिया जाता है और जो मूल अधिकारों के असंगत का जो प्रश्न है वो उसमें जो संविधान में संशोधन करने से अगर उसको उस विषय को हटा दिया जाता है तो असंगत वाला जो जो वो उस पे जो छाया थी वो ख़त्म हो जाती है और वो जो सुषुप्त अवस्था में जो कानून था वो असंवैधानिक होने के कारण लुप्त प्राय हो चुका था, मृत प्राय हो चुका था, उसको संजीवनी मिल जाती है और वो जैसे पहला था ऐसा कैसा ही फिर से खड़ा हो जाता है। उसमें कोई नया उसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं होती, वो ज्यों का त्यों आगे काम करने लगता है। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। आगे थी डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर मूल रूप से अमेरिका का सिद्धांत है, वो है अभित्याग का सिद्धांत, अपने मूल अधिकारों को छोड़ देना। वो अमेरिका में है, भारत में नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने मूल अधिकारों को नहीं छोड़ सकता। तो ये जो है हमने इस विषय में आज समझाया। इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को ध्यान से देखें और अपने जो है हुनर को आगे निखारें। रटाने का हमारा कोई विषय नहीं होता, समझाने का होता है। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।